आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं सीयूटी कॉर्नर। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप अपने इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आपका, जो लैंग्वेज पेपर है इंग्लिश का, उसमें आप 200 में से 200 कैसे ला सकते हैं और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप पढ़ लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बात मैं जनरल टेस्ट के लिए नहीं बोल सकता हूँ कभी भी, बट मैं इंग्लिश के लिए बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश में 200 में से 200 ले करके आते हैं। और अगर आप जो अभी चैप्टर्स मैं बताऊंगा उन्हीं चैप्टर्स में से आता है, उनसे बाहर कुछ नहीं आता है। सो अगर आप उन चीज़ों को बताएंगे, वो ये पढ़ेंगे, तो आपका भी चांसेस हैं कि आपके भी बहुत अच्छे नंबर आ जाए। साथ ही साथ मैं आपको आज बुक भी बताने वाला हूँ कि आप कौन से बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी बुक्स मैं बताने वाला हूँ वो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, यानी कि वो इंडिया में अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उनमें वो बुक्स यूज़ होते हैं पढ़ाई के लिए, और आप उनसे पढ़ सकते हैं, आप उनसे रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो आज का वीडियो है ये 2 पार्ट में होने वाला है। मीन्स ये वीडियो का 2 पार्ट है। सबसे पहला वोकेबलरी पोर्शन और दूसरा नॉन वोकेबलरी पोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉन वोकेबलरी पोर्शन में क्या आता है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 40 बनाने पड़ते हैं, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो अगर आप करोगे तो 40 क्वेश्चन 200 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको इंग्लिश में 45 मिनट का टाइम मिलता है और आपको 40 क्वेश्चन बनाना पड़ता है 50 क्वेश्चन में से। तो आपके पास टाइम का भी बहुत ज़्यादा भरमार टाइम है। बट ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में टाइम बचा लो तो वो टाइम आप जनरल टेस्ट में यूज़ कर सकते हो, नहीं, दोनों का टाइम बिल्कुल अलग है। तो अगर आपका इंग्लिश में टाइम बचता है, मान लो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट अगर भी टाइम बच जाता है, तो आप एक बार पेपर को गो थ्रू करना, रिवाइज़ करना। ठीक है, और इंग्लिश बहुत आराम से बनाना, बहुत प्यार से बनाना, और देखना कि कहीं ना कहीं आपका जो आप टिक लगा रहे हो माउस से वो सही ऑप्शंस पे लगाना, क्योंकि जो कॉम्प्रीहेंशन होता है वो बहुत आसान होता है। और मेरा कॉम्प्रीहेंशन पे गलती से बी ऑप्शन की जगह ए ऑप्शन पे टिका गया था, तो मेरे ए क्वेश्चन बहुत गलत हो गया था। तो मेरे 194, क्योंकि +5 -1 है, तो उस तरीके से देखो तो 6 नंबर रिड्यूस होता है गलत में, तो मेरे 194 आए थे, तो मेरा भी 200 आ जाता। तो आप ये गलती ना करें, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 15 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाएंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपको सीधे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाएंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पोइट्री, क्योंकि पोइट्री का भी कुछ एक्सट्रैक्ट दे देता है, 10 लाइन का पोइट्री दे दिया या फिर 2 स्टैंजा उठा के दे दिया, 2 पैराग्राफ तो नहीं कहेंगे, पैराग्राफ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता है। 2 स्टैंजा उठा के पोएम का, किसी भी पोएम का दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इस पोएम में पोइट क्या कहना चाहते हैं, और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पे आप बना लोगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन है कि एक मेजर, अगर मैं बोलूँ तो 40% जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही पूरा करता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसको बेहद आराम से बनाएं, और अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एटलीस्ट आप 20 मिनट तो ले ही ले। ठीक है, आपका बहुत स्पीड से पूरा हो जाएगा, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट 20 मिनट अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दें, और जो 25 मिनट आपका बाकी है उसमें अपने जो बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं उसको उसमें बनाए, यानी कि जो बाकी 25 क्वेश्चन है उसको उसमें बनाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पोएट्री या फिर कोई एक्सट्रैक्ट, कोई भी पोएट्री दे सकता है, एक्सट्रैक्ट दे सकता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पोएट्री दोनों से मिला करके जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा नरेशंस, डायरेक्ट नरेशंस, इनडायरेक्ट नरेशंस। ठीक है, तो ये नरेशंस को आप ध्यान रखेंगे कि नरेशन से भी बहुत बार क्वेश्चंस आता है, कभी कभी तो कन्वर्ट करने आता है, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान ही रहेगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन से बुक्स से आप हेल्प ले सकते हैं। अभी बस हम लोग एक एक करके चैप्टर्स देख लेते हैं। तो 3rd नंबर था नरेशंस। 4 है एक्टिव एंड पैसिव, यानी कि वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है, 2 या 3 क्वेश्चन तो आता ही है। अब 2 या 3 क्वेश्चन तो ज़्यादा ही मैं कहूँगा ना, तो 2 या 3 क्वेश्चन ये आता ही है, पूछता ही है, तो बहुत आसान होता है, गलती की इसमें ज़्यादा गुंजाइश होती है नहीं। हाँ, गलती की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है, आप इसको आराम से बना सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, और बहुत आसानी से इसका भी आंसर जो है वो सही ही बनता है। 5वां नंबर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, कहाँ पे वर्ब आएगा, किसी सेंटेंस में कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, तो वो आप थोड़ा मोड़ा देख लेना। इसमें ये जनरल सा चीज़ है, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बट अगर आप यूट्यूब पे से पढ़ रहे हो तो एक आध लेक्चर अगर आप देख लोगे तो आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है,
ये धूप मेरा लगता है कुछ ज़्यादा ही धुआं लग रहा है इस पर, चलो कोई नहीं, इसको मैं पीछे कर लेता हूँ। ओके, देन 6 नंबर पे एडवर्ब। एडवर्ब वगैरह देखो थोड़े से पूछते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी आ जाता है एडवर्ब से, कभी कभी 1 क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, तो एडवर्ब आप पढ़ लेना। 7वें नंबर पे कंजंक्शंस। कंजंक्शंस पूछा जाता है, एंड हो गया, ऑफ हो गया, ये सब आपको पूछा जाएगा। कंजंक्शंस भी पूछा जाता है, कनेक्टोरेंस भी पूछा जाता है। अरे यार एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, इसको मैं नीचे रख देता हूँ। तो आप कंजंक्शन था 7 नंबर पे था कंजंक्शंस, तो कंजंक्शंस आप पढ़ लेना। कंजंक्शंस में कभी कभी आपको कनेक्टोरेंस वगैरह पूछते हैं कि कौन सा कनेक्टर है जो कि एंड हो गया, ऑफ हो गया, ये सब कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं। और कभी कभी वो जो प्लेस लोकेटर वाला होता है ना कि इन, ऑन, एट, अबव, आउटसाइड, इनसाइड, ये वाला भी कभी कभी सवाल पूछते हैं। ठीक है, देखो इंग्लिश है तो आप यही सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यही सब चीज़ें आपसे पूछेंगे, कोई बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें वो लोग नहीं पूछते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत आसान ही रहता है। ठीक है, मोडाइल ऑक्सिलरी, मोडाइल वर्ब आप पढ़ लेना, कहाँ पे कैन लगता है, कहाँ पे कुड लगता है, कहाँ पे मे लगता है, कहाँ पे माइट लगता है, कहाँ पे शुड लगता है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ना, इससे भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। और मैंने 5 या 6 शिफ्ट के क्वेश्चन देखे थे, तो सब में मुझे मॉडल के क्वेश्चन मिले थे। तो मॉडल आप आराम से और अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे। और कभी कभी मॉडल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 1-2 लेक्चर जा करके यूट्यूब से ले लेना, क्योंकि आपको पता हो कि कहाँ पे क्या कौन सा मॉडल यूज़ होता है। ठीक है, 9th नंबर पे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग भी ये लोग पूछते हैं, इज़ंट इट, उसके बाद इज़ंट ही, इज़ंट वियर, ये वाला सारे सवाल आते हैं। वेरेंट वी, तो ये सब आता है क्वेश्चन टैग में। तो क्वेश्चन टैग भी आप पढ़ लेना। अभी मैं आपको क्वेश्चन टैग का बता दूंगा कि आपको किससे पढ़ना है। एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें क्वेश्चन टैग काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और दोनों लैंग्वेज में वो एक्सप्लेन किया हुआ है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो मैं आपको वीडियो की लास्ट में बता दूंगा, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। 10th नंबर पे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है कि कहाँ पे कोई सामान लोकेटेड है, तो वो सब आप पढ़ लेना प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शंस हो गया, इंटरजंक्शन हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ये जनरल इंग्लिश के पार्ट है, तो आपसे जनरल इंग्लिश ही पूछा जाएगा, तो ये सब चीज़ को तो आप नहीं छोड़ सकते, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 11 कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस कभी बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, 1 ही 2 शिफ्ट में मैंने देखा था कि पूछे जाते गए हैं, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको देख लेना। 12 नंबर टेंसेस। टेंसेस से कभी कभी आपको डायरेक्ट सवाल भी दे देता है, कभी कभी इनडायरेक्ट भी सवाल मिलते हैं। और टेंसेस अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपको टेंसेस तो पता होनी चाहिए, और एक टेंस में 3 तरीके के और 4 तरीके के और टेंस हो जाते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मेजर टेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके बाद अगर उसके सब टाइप्स की बात करें तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, सिंपल, ये सब ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, देन यहाँ तक जो था हमारा, यहाँ तक का पार्ट था नॉन वोकैबलरी का, नॉन वोकैबलरी का। अब हम लोग का जो पार्ट है वो थोड़ा सा वोकैबलरी के ऊपर है। ठीक है, तो पहला वोकैबलरी का जो सेक्शन है, यानी कि अगर ऑर्डर में चले तो 13th नंबर, वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और मैं आपको इसका ये वोकैबलरी का भी मैं आपको एक अच्छा सा मटेरियल यानी कि बुक आपको बता दूंगा कि जो भी मैं देखो मैं बुक्स आपको बता रहा हूँ ना, वो आप सिंपल से जाके किसी भी स्टोर से बाई कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, दोनों वर्जन अवेलेबल है। ठीक है, और अगर किसी को नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा आपको बुक। अगर ना मिले तो बट खुद से पहले खोज के देखना। 14 नंबर पे आ गया ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ये सबको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, एंटोनिम्स हो गया। 15 पे आ गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कभी कभी फोबियाज़ वगैरह, या फिर कौन सा पर्सन को क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें भी पूछ लेते हैं। उस जो बुक दूंगा मैं उसमें सारी चीज़ें हैं, तो आप देख लेना। ठीक है, 16 नंबर फॉरेन वर्ड्स। फॉरेन वर्ड्स भी आते हैं एग्ज़ाम में, बट मैं आपको एडवाइज़ नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए फॉरेन वर्ड्स में। क्यों? क्योंकि आपको 50 में से 40 क्वेश्चन ही करना है, तो कुछ अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो वो आपका बैलेंस हो जाता है। तो फॉरेन वर्ड अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। ठीक है,
सातवां हीमोनिम, ये होमोनिम्स और होमोफोन्स, ये क्या होते हैं कि दो वर्ड जिसके वॉइसेस सेम होते हैं या दो वर्ड जिसके स्पेलिंग सेम होते हैं बट उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। एक ही शिफ्ट में मुझे दिखा था, फिर भी मैंने उसको इंक्लूड कर दिया है। 18 एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव कहाँ पे लगता है वो आप देख लेना, ठीक है। जैसे कि आप कुछ एडजेक्टिव को हर जगह पे नहीं लगा सकते हैं, कुछ एडजेक्टिव को आप उसके सही जो कॉन्टेक्स्ट होता है वहीं पे लगा सकते हैं, तो उनको देख लेना, पढ़ लेना। 19 फ्रेजल वर्ब, जैसे कि जो वर्ब किसी फेज़ को दर्शाते हैं उनको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है, जैसे कि टाइम को या फिर लोकेशन को, तो आप उन्हें देख लेना। बस यही थी इंग्लिश का सिलेबस, ये सारा जो सिलेबस था यही है इंग्लिश का सिलेबस। अभी आपके पास अगर मैं बताऊं तो लगभग 50 दिन का टाइम है सीयूटी के लिए, और बहुत टाइम है। 50 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप वोकेबलरी, हाँ अब मुझसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया वोकेबलरी याद नहीं होती है, तो देखो सिंपल सा क्या करना, वोकेबलरी का क्या करो कि रोज़ का आप आधा घंटा निकालो, बस वोकेबलरी को रिवाइज़ करो, ठीक है। याद मत करो, बार बार एक चीज़ को पढ़ते रहो। आज आधा घंटा बैठा, आज मैंने देखा कि अब मुझे सिनोनिम एंटोनिम्स करने हैं, तो मैंने 100 सिनोनिम्स के वर्ड बस पढ़ लिए, ठीक है। आज पढ़ा, कल आधा घंटा फिर उसको पढ़ लिया, परसों एक बार फिर पढ़ लिया। अब 3 दिन के बाद क्या करूँगा, मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैं 50 वर्ड आज लिखा, दूसरे दिन 50 वर्ड लिखा, तीसरे दिन 50 वर्ड लिखा। अगर आप इस तरह करते रहोगे ना तो आपका जो वोकेबलरी है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और यही एक तरीका होता है वोकेबलरी स्टार्ट करने का। मैं जर्मन लैंग्वेज में हूँ, जर्मन की वोकेबलरी अलग है, तो हम लोग यही चीज़ें करते हैं कि वोकेबलरी को याद कैसे किया जाए। तो यही चीज़ें होती हैं जो याद की जाती हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई वर्ड आपको एकदम समझ में ही नहीं आएगा, तो सिंपल सा उसका सॉल्यूशन है कि उस वर्ड से रिलेटेड एक सेंटेंस बना दो, उस वर्ड से रिलेटेड एक सिंपल सा सेंटेंस बना दो, आपको वो वर्ड फिर कभी भूलोगे ही नहीं आप। तो ये चीज़ें हैं, बस यही चीज़ें थी। अब मैं बुक्स बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो 2 बुक्स हैं मार्केट में जो बहुत अच्छे बुक है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है एसपी बख्शी सर की। एसपी बख्शी सर अरिहंत से आई थिंक वो ये कॉपअप किए हुए हैं अपने बुक्स को, तो एसपी बख्शी अरिहंत आप खोजोगे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश तो आपको ऑनलाइन नेट पे आराम से आसानी से मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। और उसके बाद एक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू मैम की बुक, जो नीतू मैम आजकल बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे नहीं सॉरी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो उनकी बुक भी बहुत फेमस है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन टैग्स वगैरह पढ़ सकते हैं, ग्रामर के कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। और एसपी बख्शी की किताब से आप वोकेबलरी पढ़ सकते हैं, वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक बात और, एरर डिटेक्शन मैं लिखने भूल गया, तो एरर डिटेक्शन भी आप पढ़ लेना। एरर डिटेक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं आती है, सिंपल सा ही आता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ब का पोजीशन कहाँ पे होता है, सब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे होता है, या फिर टाइम कब लगता है, लोकेशन कब लगता है। तो ये आपको जनरली पता होनी चाहिए, बट फिर भी एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग देना लगाना नहीं है। अगर आप एक दिन का 1.5 से 2 घंटे भी इंग्लिश पढ़ ले रहे हो तो बहुत अच्छा है। हाँ, बस ये करना कि जो आप पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिस साथ साथ ही करते रहना। मान लो कि आज आपने मोडाल वर्ब पढ़ा, तो आज ही आप उसके 50 से 60 क्वेश्चन आप बनाओगे आज। 3 दिन के बाद जब आप रिवाइज़ करोगे और तो उसके 20 क्वेश्चन बनाओगे, फिर 10 दिन के बाद जब आप रिवाइज़ करोगे तो भी उसके 20 क्वेश्चन बनाओगे। तो इस तरह क्या होता है कि 2-3 दिन का स्लॉट आपको मिल जाता है। 2-3 दिन के स्लॉट में आप कुछ नया भी पढ़ सकते हो, और जब रिवीजन करना है तो बाकी सारी चीज़ों का आप एक साथ रिवीजन कर सकते हो। तो इसी तरीके से पढ़ाई होती है। अगर आप चाहोगे कि आपने एक चीज़ को अभी पढ़ा और सीधा जाकर के एग्ज़ाम दे दोगे या एग्ज़ाम के पहले एक बार पढ़ लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कि ह्यूमन माइंड है, अभी आप कंपटीशन के फील्ड में आपको 10 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अभी आप जीके भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे, तो आपका दिमाग ऐसे ही बहुत ज़्यादा लोड ले रहा होगा, तो वहाँ पे आप इसको इतना ढील नहीं दे सकते, इतना खुला नहीं छोड़ सकते हैं। आपको इंग्लिश को पकड़ के रखना होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 200 में से 200 आपका आराम से आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है, मेरा भी आ जाता है अगर मुझसे एक माइनर सी गलती ना हुई होती, क्योंकि मुझे आंसर पता था, बट मैंने जल्दीबाजी में पता नहीं क्यों, बट मैंने जो था गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया। तो आप उस बात का ध्यान रखना। अपना 20 मिनट लेना कॉम्प्रिहेंशन के लिए, उसके जो 25 मिनट बाकी है उसको लेना। 25 मिनट में आपका 20 मिनट में ही हो जाएगा, और 5 मिनट अपना रिवीजन के लिए ले लेना, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन पे डाउट आए, हल्का सा भी लगे ये नहीं आता है, छोड़ दो उसको, दूसरा क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि 50 में से 40 बनाने हैं और 50 में से 45 तो आपको आएंगे ही आएंगे।
तो ऐसा है सीन, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अगला वीडियो हो सकता है कि जनरल टेस्ट के ऊपर मैं बता दूं कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक बात और, अभी 1.5-2 महीने बाकी है। 1.5 महीने अगर मैं कहूँ तो 50 दिन तो बाकी है ही। अगर इलेक्शन के चक्कर में अगर एग्ज़ाम आपका आगे जाता है, क्योंकि यूपीएससी ने अपने शेड्यूल निकाल दिया है तो वो तो आगे जा रहा है, तो सीयूईटी भी मोस्ट प्रोबेबली है कि आगे जाएगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम आगे जा रहा है तो आपके लिए बेनिफिशियरी साबित होगी। आप प्लीज़ घर पे पढ़िए, जितना ज़्यादा समय दे सकते हो उतना ज़्यादा समय दीजिए। 100% देना है, अपना 200% दीजिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश यू कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को अचीव करें, अपने ड्रीम कोर्सेज़ को अचीव करें, एक अच्छे माहौल में पढ़े, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब आप अपने घर से दूर रहोगे ना तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, जानोगे, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी, तो आपको खुद डिसीजन लेना होगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए गलत हैं। कभी कभी आप भटकोगे, कभी कभी गिरोगे, बट खुद ही संभलोगे। और जब आप खुद संभलते हो ना तो ही आपको वो जो कहते हो ना कि मैच्योरिटी तभी आपको आती है, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ मेरा नाम है अभिनव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए और वीडियोस को देखने के लिए। कोई दोस्त हो, कोई जान पहचान हो जो कि प्रिपेयर कर रहा है तो आप उन्हें भेज सकते हैं। जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है दिल से थैंक यू। जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।